बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बेटा लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9। आज की जो हदीस है बेटा वो है खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन बात अल्लाह ताला की किताब है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, बुलियन अलजबरा एंड लॉजिक गेट्स। इसमें बेसिक डेफिनेशंस हमने कवर की थी लास्ट टाइम। उसके अलावा बुलियन अलजबरा के कुछ पास्टुलेट्स थे, कुछ थ्योरम्स थे जो हमने कवर किए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट, इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, किस तरतीब से हम इसको एक्सप्रेशन के अंदर सॉल्व करते हैं। उसके अलावा डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया था और उसकी एग्जांपल की थी। उसके अलावा बुलियन फंक्शन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन किया। और ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है बुलियन फंक्शन से, और ट्रुथ टेबल से बुलियन फंक्शन कैसे बनाया जाता है, सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की थी। कम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का कम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम एंड विद द हेल्प ऑफ जो हमारा सेकंड मेथड था, उसमें था सेकंड मेथड का बेटा क्या नाम था। एक तो हमने किया था डी मॉर्गन की मदद से, और दूसरा कौन सा था बेटा डुअलिटी। जी। डुअलिटी। हाँ जी, पैरिटी का डुअलिटी एंड लिमिटेड डुअलिटी, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीमेंट। जी, डुअलिटी था एक, और दूसरा हमारे पास था डी मॉर्गन। तो दो तरीके थे हमारे पास फंक्शन के कम्प्लीमेंट लेने के, ठीक है। उसके अलावा कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, हम कैनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाती है, ये आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है सर्किट डिज़ाइनिंग के अंदर। लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमने पहले पढ़े भी हैं, लेकिन मज़ीद लॉजिक ऑपरेटर्स कवर करेंगे और उनके ट्रुथ टेबल देखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस देखेंगे। उसके अलावा मल्टीपल इनपुट ऑन गेट्स, यानी ऐसे गेट्स जिनके ऊपर एक दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, उनको हम किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उनके डिज़ाइन किया जा सकता है। उसके अलावा डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो गेट्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई होता है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी का इंट्रोडक्शन भी करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन से। टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन में हमने दो जो टर्म्स पढ़ी थी, एसओपी और पीओएस, उन दोनों के ऊपर देखते हैं कि टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ मिन टर्म्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू बी बार सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी। ये एक्सप्रेशन जो है ये सम ऑफ मिन टर्म्स कहलाता है या एस ओ पी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है वो टर्म्स आपस में सम हो रही होती हैं और हर टर्म के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई या एंड हो रहा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जी, कोई बता सकता है इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन होगा? एनीवन एल्स? सर 3 एंड गेट लेंगे। शाबाश, 3 एंड गेट दो लेंगे सर, और 3 इनपुट्स लेंगे, गेट वाले। ठीक है, वेरी ए बी गुड। सी। ठीक है, हम ये करेंगे कि जो बी, और दो सर एक दो नॉट गेट तीन इनपुट लगाएंगे। वाला और शाबाश, हम बी का कॉम्प्लीमेंट और दो सी नॉट गेट भी इनको लेंगे। तीन आपस में इनपुट ऐड वाला और करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, सब ठीक कह रहे हैं। इसकी डायग्राम बेटा ये बनेगी कि हम बी के कॉम्प्लीमेंट को और सी को आपस में ऐड करेंगे। उसके अलावा ए को और बी के कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। उसके अलावा हम ए को और सी को आपस में ऐड करेंगे। तो इनसे तीन आउटपुट्स हमें मिलेंगी। ये तीनों आउटपुट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, और कर देंगे, ठीक है। तो और हम गेट कौन सा यूज़ करेंगे, 3 इनपुट वाला और गेट यूज़ करेंगे। तो अब इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास 2 लेवल्स बन रहे हैं। ये जो गेट्स आ रहे हैं ये लेवल 1 के गेट्स हैं, इनको हम L1 गेट्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ये सेकंड लेवल पे आ रहा है ये लेवल 2 का गेट है, ठीक है। तो ये 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो कितने लेवल्स में की है। तो इसको हम 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि हम फर्स्ट लेवल में एंड गेट्स यूज़ किए हैं और सेकंड लेवल में हमने 3 इनपुट वाला और गेट यूज़ कर लिया, ठीक है। ये तो था सम ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स जो है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्रेशन जो है वो ये गिवन है,
f इज़ इक्वल टू a प्लस सी और a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c। ये आपके पास इसकी मैक्स टर्म्स दी हुई हैं। ये 3 मैक्स टर्म्स हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रहा है इनका, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स इसको बोलते हैं। अब आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे जी, कौन बताएगा? जी बेटा। सर इसको 3 हमने, और गेट लेंगे शाबाश, और एक 3 वाला जो है एंड ले लेंगे। वेरी गुड। Yes, इसमें लेवल 1 में हमारे पास 3 और गेट आएंगे और लेवल 2 में 3 इनपुट वाला टॉगल भी लेंगे। एंड गेट आ जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सर्किट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन होगा कि ए और सी आपस में और होंगे, इसी तरह ए और बी का कम्प्लीमेंट फिर और होंगे, और बी कम्प्लीमेंट सी आपस में और होंगे। तो ये हमारा लेवल 1 बन जाएगा। लेवल 1 में हमारे पास 2 इनपुट वाले 3 और गेट आ गए, और लेवल 2 में हमारे पास जो है वो 3 इनपुट वाला एक एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की। तो हमने देख लिया कि एक्सप्रेशन या इक्वेशंस को हम 2 लेवल में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम्स के केस में, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स हमने पहले भी कवर किए थे, अब मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं। लॉजिक ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे वो बुनियादी तौर पे 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेटर होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से बेसिक 3 होते हैं? सर और शाबाश। नॉट एंड और होता है, और एंड एंड नॉट। वेरी गुड, और नॉट और एंड, ठीक है। ये और 3, एंड नॉट। वेरी गुड, ये 3 बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद हम और पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसमें और का अगर नॉट बना दिया जाए तो वो नॉर बनता है, ठीक है, नॉर बनता है। इसी तरह एंड का जो है वो नैंड बन जाता है, यूनिवर्सल। वेरी गुड। इन दो को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यूनिवर्सल गेट्स। कोई बता सकता है इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? जी बेटा। इनसे सर ये शाबाश, कोई नया वेरी नया गुड, गेट बनाना हो अपना सर्किट के, तो इनकी मदद से बना। ठीक है, इनको जोड़ के हम इसका कोई भी बना सकते हैं। वेरी गुड बेटा। सर कोई भी सर्किट इनकी मदद से बनाया जाता है। शाबाश। अच्छा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम किसी भी बेसिक लेवल का गेट भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या हाई लेवल के जो सर्किट्स हैं वो भी इसी की मदद से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट और बेसिक से बेसिक गेट, सब के सब यूनिवर्सल गेट्स की मदद से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर की मदद से भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं, नैंड की मदद से भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपने नॉट गेट को डिज़ाइन करना है विद दी हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो वो भी किया जा सकता है। इसी तरह एंड गेट को डिज़ाइन करना है विद दी हेल्प ऑफ नैंड गेट, वो भी किया जा सकता है। और गेट को डिज़ाइन करना है विद दी हेल्प ऑफ नैंड गेट, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह नॉर जो है, नॉर के साथ भी हम इन तीनों को बना सकते हैं, बेसिक को भी बना सकते हैं, और उसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स लेवल के जो सर्किट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स, उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दीज 2 यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है बेटा। अब इनमें से जो ज़्यादातर यूज़ हम करेंगे यूनिवर्सल गेट, वो नैंड गेट होगा। थ्रू आउट द कोर्स हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो नैंड गेट पे हमारा फोकस होगा। बनाया नॉर गेट से भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे वो नैंड गेट के लिए करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है? यस जी बेटा। इसके अलावा कुछ और गेट्स भी होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सक्लूसिव और है, उसके अलावा एक्सक्लूसिव नॉर है, और एक्सक्लूसिव नॉट। शाबाश, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, और इसके अलावा एक बफर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बफर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 अभी कवर करते हैं, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड गेट से। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। इसकी 2 इनपुट्स हैं, x इनपुट, y इनपुट, और आउटपुट है x डॉट वाई, यानी इसको हम x एंड y कह सकते हैं, ठीक है, x एंड y। ये इसका एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है ये। इसको एंड गेट को हम डॉट की, जो एंड ऑपरेटर है, इसको डॉट की मदद से डिनोट करते हैं। ये इसका टेबल है, ट्रुथ टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट हैं x और y की, और उसके अलावा इसकी आउटपुट जो है, जो कि एंड हो रही है, वो आपके पास 0 0 1 आ रही है। इसका मतलब इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एंड गेट की एक भी इनपुट 0 होगी तो इसकी आउटपुट 0 आ जाएगी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड बेसिकली नॉट एंड होता है। हम एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें तो वो नैंड गेट बन जाता है, ठीक है।
सो ये इसका जो है वो सिंबल होता है कि हम एंड गेट बना के इसके आगे छोटा सा बबल लगा देते हैं, जिसकी मदद से ये नैंड गेट का सिंबल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह एक्स और वाई इसकी इनपुट हैं और इसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्स डॉट वाई और उसके ऊपर हम कंप्लीमेंट लगा देते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका ट्रुथ टेबल की बात करें तो उसमें हमारे पास ये एक्स वाई इनपुट्स आ गई हैं और नैंड जो है ये इसकी आउटपुट आ गई। तो इसको हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि जब भी नैंड गेट की इनपुट 0 होगी तो इसकी आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह लॉजिक ऑपरेटर जो है नेक्स्ट और का ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। एक्स वाई इसकी इनपुट्स हो गई और एक्स प्लस वाई इसका एक्सप्रेशन हो गया, प्लस इसका ऑपरेटर हो गया। ये जो प्लस का साइन है ये और का ऑपरेटर हो गया। और ये इसका ट्रुथ टेबल है जिसमें इनपुट्स आप देख सकते हैं एक्स है, वाई है और जो है ये इसकी आउटपुट दी हुई है। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे जी, कोई बता सकता है? और गेट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने एंड को किया अभी? सर अगर कोई भी anyone after one शाबाश, कोई भी इनपुट अगर इसकी 1 होती है तो इसकी सर अगर आउटपुट एनीवन 1 1 होगी तो 1 होगी, वेरी गुड। इसी तरह नेक्स्ट है नॉर, तो आउटपुट तब 0 होगी जब दोनों 0 होंगे। शाबाश। इसी तरह नॉर है जिसको हम नॉट और भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर जो है ये बेसिकली और के आगे एक बबल लगा देते हैं, यानी नॉट गेट लगाते हैं तो ये नॉर बन जाता है। एक्स वाई इनपुट्स हैं और एक्स प्लस वाई और उसका कंप्लीमेंट जो है ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है ये ऑपरेटर के तौर पे आ जाएगा। उसके अलावा इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर इसको डिफ़ाइन करें तो किस तरह से करेंगे? नॉर सब जब दोनों इनपुट 0 होगी तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। anyone output 0 हाँ जी बिल्कुल, आप इसको ऐसे डिफ़ाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो हम जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं तो अगर उस तरह डिफ़ाइन करें तो उसमें हम ये कहेंगे कि अगर इसकी एक भी इनपुट 1 होगी तो इसकी आउटपुट 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक ऑपरेटर हमारे पास है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि ये कंपैरेटर के तौर पे काम करता है। कंपैरेटर के तौर पे कैसे? ये इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर इसकी दोनों इनपुट सेम हो, जब भी इसकी दोनों इनपुट सेम होती हैं तो इसकी आउटपुट क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, ठीक है। और जब ये डिफरेंट इनपुट्स देता है यानी 0 1 आए या 1 0 आए तो उस केस में इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। तो इसको हम कंपैरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों आने वाली इनपुट को कंपेयर कर रहा है। अगर वो इक्वल हैं तो आउटपुट 0 देगा, अगर वो डिफरेंट हैं तो 1 देगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो डायग्राम है, सिंबल है, वो इस तरह से बनेगी कि और गेट के साथ ये छोटा सा कर्व लगा देते हैं हम और एक्स वाई इसकी इनपुट्स हैं और एक्स ये जो प्लस के ऊपर सर्कल लगा हुआ है ये इसका ऑपरेटर है। एक्सक्लूसिव और का ऑपरेटर जो होता है ये प्लस के ऊपर सर्कल लगाने से आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक्स प्लस वाई कह लेंगे और ये इसकी एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सपैंड करें यानी इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, एक्स वाई का कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई, ये इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। यानी एक्स वाई का कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम कंप्लीमेंट की जगह डैश लगा दें, यानी एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई, ठीक है। दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको। तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक्सक्लूसिव नॉर की बात करें तो एक्सक्लूसिव नॉर बेसिकली एक्सक्लूसिव और के आगे बबल लगाने से यानी नॉट लगाने से आता है और इसकी 2 इनपुट्स हैं और ये इसकी आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव और वाई करके उसके ऊपर ये कंप्लीमेंट वाली लाइन लगा देंगे तो ये एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये था कि एक्स और वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीमेंट वाले एक साइड एक टर्म में आ जाएंगे और विदाउट कंप्लीमेंट वाले सेकंड टर्म में आएंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि इसकी इनपुट्स जब भी सेम होती हैं तो आउटपुट 1 आती है, ठीक है, और जब डिफरेंट होती हैं तो 0 आ जाती हैं। जी बेटा, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है कोई? नो सर, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लॉजिक ऑपरेटर्स नॉट जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसकी एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है और वो कम्प्लीमेंटेड आउटपुट देता है हमें। इन्वर्टर जो है ये हमें कम्प्लीमेंटेड आउटपुट देता है, ठीक है। और इसका ट्रुथ टेबल जो है वो है 0, अगर x 0 हो तो नॉट 1 होगा, अगर 1 है तो 0 होगा, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो बफर है वो भी वो क्या होता है, वो भी नॉट गेट की तरह एक इनपुट और एक आउटपुट होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आ जाती है, ठीक है। यानी जो इसकी इनपुट होगी वही आउटपुट आ जाएगी।
तो अगर हम देखें तो ये बड़ा थोड़ा सा स्टूपिड भी लगता है कि सेम इनपुट से सेम आउटपुट आ रही है, लेकिन इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? कोई बता सकता है इसको कहाँ यूज़ करते हैं कि सेम इनपुट हो तो सेम आउटपुट आ जाए? आइसोलेशन जहाँ पे हमें दरकार हो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप देखें बेटा, मेमोरी की भी यही खूबी होती है, जो आप मेमोरी स्टोर करती है ना किसी भी बिट को, 0 को या 1 को, उसकी भी यही प्रॉपर्टी कि जो हम उसमें इनपुट करें उसकी आउटपुट भी वही आनी चाहिए। यानी अगर हम उसमें 0 स्टोर करें तो जब रिट्रीव करें हमें वहाँ से 0 मिले, अगर 1 स्टोर करें तो रिट्रीवल पे भी हमें 1 ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बफर बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि मेमोरी में यूज़ होती है। ठीक है, मेमोरी में हम बफर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जो इनपुट है वही आउटपुट आएगी इसकी। इसी तरह इसका जो ट्रूथ टेबल है वो नॉट की तरह ही बनेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर 0 है तो आउटपुट भी 0, 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगी। जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। बफर कहाँ यूज होता है सर, एक दफा दोबारा? जी, बफर बेटा जो मैंने बफर कहाँ यूज होता हाँ जी, बफर मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये मेमोरीज, आप इसको मेमोरी कह सकते हैं, जो कि स्टोरेज कर रहा है, क्योंकि जो इसकी इनपुट है वही इसकी आउटपुट है। और मेमोरी की भी यही कंडीशन होती है कि मेमोरी में जो हम स्टोर कर रहे हैं जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें वही चीज़ मिले। यानी अगर आप एक इमेज स्टोर कर रहे हैं तो हमें वही इमेज रिट्रीव, जब हम मेमोरी से रीड करें तो हमें वही चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बफर या मेमोरी तकरीबन एक ही कॉन्सेप्ट है दोनों का। ठीक है, तो अगर बफर को निकाल के डायरेक्ट जब हमने इनपुट देनी है वो अगली चीज चल जाए, इसका फिर फायदा तो कोई नहीं हुआ। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि देखने में स्टूपिड लग रहा है कि आप एक डिवाइस लगा रहे हैं जिसकी इनपुट जो दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को मेमोरी में तो यूज़ कर सकते हैं ना, कि मेमोरी में जो चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं आपको आउटपुट पे भी वही चीज़ मिले। बात समझ आ रही है ना? तो मेमोरी का तो मकसद ही यही होता है कि जो आप स्टोरेज कर रहे हैं वही आपको रिट्रीव हो। यानी अगर आपने 1001 स्टोर किया तो आपको आउटपुट पे भी 1001 ही मिलना चाहिए। ठीक है, यही कम्बिनेशन हो। तो बेसिकली ये बफर की प्रॉपर्टी होती है। ओके सर। बाकी मेमोरीज जो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मेमोरी किस तरह से बनती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और किन चीज़ों से उनको बनाया जाता है, वो हम आगे चल के जो लेक्चर्स हैं उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल इनपुट गेट्स आते हैं हमारे पास। अब मल्टीपल इनपुट गेट से क्या मुराद है? यानी ऐसे लॉजिक गेट्स जिनकी इनपुट्स 2 से ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, नॉट गेट की और बफर की एक एक इनपुट होती है, बाकी जितने भी हैं उनके हमने 2-2 इनपुट्स पढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा इनपुट वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसकी मिसाल आपके सामने ये एंड गेट की है कि अगर ये जो आपको एंड गेट दिखाया गया है इसकी 3 इनपुट्स हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 3 इनपुट वाला सिंगल एंड गेट है। ठीक है, अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहें विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट एंड गेट, यानी हम 2 इनपुट के एंड गेट यूज़ करके 3 इनपुट एंड गेट के इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे होगा? कोई बता सकता है? हमने 2 इनपुट वाले यूज़ करके तो इसके इक्विवेलेंट बनाना है, 2 इनपुट वाला एंड गेट। पहले 2 एंड बोर्ड को मिला के तो और तो जोड़ेंगे ना एंड, फिर उसके एक तीसरे एंड गेट के साथ मिलाएंगे। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो हम को ले लेंगे, 2 जी, वाले, ये जो 2 इनपुट वाला एंड गेट है, 2 इनपुट इसकी जो उसकी जो आउटपुट है, आउटपुट आ रही है उसको तीसरे के, शाबाश, उसको हम तीसरे के साथ देंगे कनेक्ट कर देने सर। तीसरे एंड गेट के साथ। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 लेवल बन गए, यानी 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो गई एंड गेट की। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है दोनों। तो अगर 3 इनपुट वाला एक एंड गेट हो या 2 इनपुट वाले 2 एंड गेट्स हमने इस तरह से कनेक्ट किए हो तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसमें लेवल आ जाते हैं, ये 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, ये 1 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि ये 4 इनपुट वाला डिज़ाइन करें तो वो कैसे बनाएंगे जिसमें 4 इनपुट्स हों? जी बेटा, कैसे बनाएंगे ये 4 इनपुट्स वाला एंड गेट? सर एक 3 वाला लेंगे। इसके आगे एक और ऐड कर दें एंड गेट। शाबाश, तो आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सर- तीन एंड गेट्स आपस में एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे और 4 इनपुट बन रही हैं और एक आउटपुट बन रही है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है इस चीज़ के कि आपने 4 इनपुट वाला सिंगल एंड गेट के इसके इक्विवेलेंट आ गया। ये क्लियर है? अच्छा इसी तरह सर वो ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक 3 इनपुट वाला ले लेंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से भी ऐसे कर सर ये सकते हैं 4 वाला बेटा। हमने डिज़ाइन 2 की मदद से करना ना, हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट है सर, वो ये है 2 कि हम 2 इनपुट वाले की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी 4 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट एंड गेट।
ठीक है, तो तब ये सर्किट बनेगा। इसको जी सर, ठीक हो इसको गया। बनाने का कोई और यस सर। तरीका है? कोई और बता सकता है सर। इसको डिज़ाइन करने का कोई और तरीका हो, यानी 2 जी इनपुट्स सर, वाले एंड टू गेट को यूज़ करना सर है। है, लेवल सर है। इम्प्लीमेंटेशन से सर वो बता रहा हूँ, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन से होगा। जी जी, ये कौन है, क्या नाम है बेटा आपका? सर मोहम्मद मुबीन मैंने बताया। शाबाश मुबीन, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसको हम 2 लेवल से इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम 2 इनपुट वाले एंड गेट को एक ही लेवल में रखें और नेक्स्ट लेवल में एक जो है वो 2 इनपुट वाला एंड गेट रख दें और दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास 4 इनपुट और 1 आउटपुट आएगी, ठीक है। Yes. और लेकिन फ़र्क क्या होगा दोनों के अंदर, कि इसके अंदर हमारे पास 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जबकि इसके अंदर हमारे पास 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो जो लेवल जितने ज़्यादा होते जाते हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है। तो इसमें हमारे पास 3 लेवल है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, इसमें 2 लेवल है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एज़ कम्पेयर टू कम होगी, ठीक है। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम अपने लेवल्स को कम से कम रखें। तो अगर दोनों में प्रेफरेंस करना चाहें तो ये वाला हमारे पास एक ज़्यादा दफा प्रेफरेबल बता है। दें कि बेटा मैंने ये कहा है कि अगर आपके लेवल जितने 2 ज़्यादा लेवल और 3 होंगे, लेवल का बताना है। जितने लेवल ज़्यादा होंगे ना, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी बढ़ेगा। मतलब आप 10 लेवल जो है वो सर्किट बना रहे हैं और एक 9 लेवल है या 8 लेवल है, तो वो उसके कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम सर्किट डिज़ाइनिंग करें तो उसमें लेवल्स को भी मेंटेन रखें, कि हम कम से कम लेवल में कम से कम गेट्स के साथ सर्किट को डिज़ाइन करें, ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहे, उसकी कॉस्ट भी कम रहे, ठीक है, और सर्किट भी सिंपल हो। क्लियर है? ठीक है सर। जी। सो इसी तरह हम नैंड गेट के साथ भी देख सकते हैं कि अगर ये 3 इनपुट वाला नैंड गेट है तो हम इसको इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं 3 इनपुट वाले को, और अगर 4 वाला है तो उसको फिर 2 लेवल में ले जाएंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्वेश्चन हो कोई? यस सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। No, sir, नेक्स्ट है डी Clear है, sir. मॉर्गन थ्योरम ऑन गेट्स, यानी अब हम जो बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उस पर डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं कि वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम एंड गेट के ऊपर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, तो कोई बता सकता है ये किसका एक्सप्रेशन है? सर एंड गेट का ही। शाबाश, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है। ये और में कन्वर्ट जी, हम क्या Yes, करेंगे, sir. हम इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है वो कंप्लीमेंट ले लेंगे, एंड ठीक को है और में बदल देंगे और जी, इसका कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है। f इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई होल कंप्लीमेंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा f का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x का कंप्लीमेंट, और जो हमारा एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y का कंप्लीमेंट। अब इसका जो नया सर्किट हम बनाएंगे वो किस तरह का आएगा, वो इस तरह का आएगा कि इनपुट जो है वो भी कंप्लीमेंटेड हो जाएंगी, आउटपुट भी कंप्लीमेंटेड हो जाएगी, और हमारा जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाएगा दूसरे के अंदर, ठीक है। यानी एंड जो है वो और में और जो है वो एंड में चेंज हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से हम इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। यस सर। यस तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो आप क्या बताएंगे, इक्विवेलेंट हैं या नहीं? इक्विवेलेंट है सर। इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं घर जाके, जी सर। दोनों का ट्रुथ टेबल बना के, तो आपने ये वेरीफाई प्रूफ करके लाना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। यस सर। सो अगर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ये जो बबल्स हमने लगाए हैं उसकी जगह पूरे नॉट गेट लगाएं, तो ये इनपुट की साइड पे नॉट गेट आ गया, ये आउटपुट पे नॉट गेट आ गया, और ये दरमियान में और गेट आ गया, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हैं दोनों। इसी तरह अगर हम और गेट की मदद से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन है और गेट का, और इसका सिंबल ये है, और अगर हम इसको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएंगी दोनों साइड्स। कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या होगा कि f का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, f का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट और एंड y कॉम्प्लीमेंट, यानी जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड थे वो सब कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे। तो उसकी जो है वो इस तरह से या बबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, या हम नॉट गेट सर लगा के बना सकते हैं। सर जी बेटा। ये और से एंड में और एंड से और में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं सर? क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि आप कंप्लीमेंट ले रहे हैं ना। कंप्लीमेंट बेसिकली इन्वर्टर होता है, इन्वर्ट कर देता है इफेक्ट को, ठीक है। ठीक। यानी ठीक- अगर आप ठीक है किसी सर। चीज़ को यस सर। मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी ना, ठीक है। यस सर। तो ये बेसिकली कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है।
चेंजेस द शेप एंड बबल्स और लाइंस, ठीक है, यहाँ बबल लगा सकते हैं या हम नॉट गेट प्रॉपर लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं जी। नेक्स्ट हमने आखिरी जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इसको शॉर्ट वर्ड में हम आईसी भी बोलते हैं। आईसी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, ये मतलब असर मदरबोर्ड पे नॉर्मली लगी होती हैं, आईसीज लगी होती हैं। जी बेटा, सर वो पिछली स्लाइड पे आइएगा प्लीज। जी बेटा बोले। सर ये जो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है इधर हमारा ना, जी जी इसमें आपने इन इनपुट में भी नोड दे दिया और आउटपुट में भी नोड दे दिए सर, ठीक है वो तो फिर चेंज कर देगा, वो उनका दोबारा कॉम्प्लीमेंट को चेंज कर बेटा, देगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये आपका होमवर्क है। आपने घर से इस इक्वेशन को इसका ट्रुथ टेबल बना के लाना है, फिर इसका ट्रुथ टेबल बना के लाना है, या इसका मैं बताता हूँ आपको, इसका ट्रुथ टेबल बनाएं आप, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन का ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है आपने, फिर इसी तरह इसका करना है और इसका करना है। अगर दोनों की आउटपुट सेम आ गई इसका मतलब दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। नहीं मैं वो सर ठीक है आपकी बात समझ गया हूँ, मैं ये बात कर रहा था आपने ये जो सर्किट नहीं बनाए हुए, जी जी ये एंड गेट के आपने 3 सर्किट बनाए हुए हैं ना, सर ये इसमें आपने जो लास्ट आउटपुट की बात कर रहा हूँ ना, आपने उसको इनपुट में भी नोट दे दिया और आउटपुट में भी नोट दे दिया। ठीक है बेसिकली देखा जाए तो हम सिर्फ अगर इनपुट में नोट दे रहे हैं तो फिर उसको आउटपुट में देने की जरूरत नहीं है। बेटा, बात ज़रूरत की नहीं हो रही, हम कोई चीज़ हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं गेट के ऊपर। तो जब हम अप्लाई करेंगे, अगर इक्वेशन में आप देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने ये बार क्यों लगाया ऊपर, तो बेसिकली डी मॉर्गन की डेफिनेशन ही यही है कि आप कंप्लीमेंट ले लेते हो, ठीक है। तो जब कंप्लीमेंट लिया है आपने तो डेफिनेटली इनपुट साइड का भी लिया, आउटपुट साइड का भी लिया है। तो जब दोनों साइड का लिया तो जब आप उसकी डायग्राम बनाओगे तो उसमें भी इनपुट साइड पे भी कंप्लीमेंट या बबल लगेगा और आउटपुट साइड पे भी नॉट गेट या बबल लगेगा। समझ आ रही ना बात की? ये बेसिकली हमारी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो डी मॉर्गन लॉ की रिक्वायरमेंट है कि इनपुट या आउटपुट पे, अब उससे होता है फ़ायदा नहीं होता, ये आपने घर जाके चेक करना है। दोनों पे आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और फिर आपने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सर वो आउटपुट जी बेटा, सर कुछ नहीं, वो आउटपुट साइड के ना जो बार था ना एफ का, उसको निगलेक्ट कर रहा था, इस वजह से हो रहा था ऐसे। ठीक है ठीक है, अच्छा उसे वो इग्नोर कर रहा था ना। जी जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी क्या होती हैं। तो आईसी को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, एन इंटीग्रेटेड सर्किट एब्रीवेटेड एज आईसी इज अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कॉल्ड अ चिप containing the electronic components for the constructing digital gates। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो जो आपकी कोई भी आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो नॉर्मली एक चिप टाइप जो है वो थिंग होती है, ठीक है, चिप की शक्ल की कोई मटेरियल होता है या कोई शेप होती है, उसके अंदर गेट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? गेट्स। लॉजिक गेट्स लगा लें या जो हमने पढ़े हैं बेसिक गेट्स वो लगा लें या यूनिवर्सल गेट्स लगा लें, कोई भी गेट्स उसमें लगे होंगे। और वो गेट्स किससे बने होते हैं? गेट्स किससे बनते हैं, कौन बताएगा? ट्रांजिस्टर और डायोड। शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं यानी ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलके बनते हैं। और अगर पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर किससे मिलके बनता है तो आप कहेंगे सिलिकॉन की क्रिस्टल से बनता है। और सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सिलिकॉन से आप बना रहे हैं ट्रांजिस्टर्स को और ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं गेट्स को, और गेट्स जो है वो आपस में जब कंबाइन होके एक चिप के अंदर बंद कर दिए जाते हैं तो उनको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बाज़ार से आईसीज या चिप्स के फॉर्म में मिलते हैं और इनके ऊपर जो है इनका नॉमनक्लेचर या नाम लिखा होता है। उनकी आईसी का, हर आईसी का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई इंटीग्रेटेड सर्किट की। अब हम देखते हैं कि डिजिटल आईसीज जो हमारे डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं 3 तरीक़ों से। किसी भी आईसी को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले कैटेगरी किस बेस पे हम करते हैं उसकी? सबसे पहले हम उसकी कैटेगरी करते हैं उनके लॉजिक गेट्स की बुनियाद पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम इनकी कैटेगरी करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से या नंबर ऑफ गेट्स के हिसाब से।
तीसरी क्लासिफिकेशन हम करते हैं इनकी इनके टेक्नोलॉजी के, कि किस टेक्नोलॉजी पे ये बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 तरह की कैटेगराइजेशन हो गई हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी आईसी है वो कौन से लॉजिक गेट से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये उसकी एक कैटेगरी हो जाएगी। यानी अगर कोई आईसी है जिसमें सारे एंड गेट लगे हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये एंड की आईसी है, और लगे हुए हैं तो और की हो जाएगी, इसी तरह नॉट है तो नॉट की हो जाएगी, एक्सक्लूसिव और है या कोई भी है। ठीक है, तो हम एक तो कैटेगराइजेशन इनकी गेट्स की बुनियाद पे कर लेंगे, लॉजिक गेट्स की बुनियाद पे। दूसरी इनकी कैटेगरी हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, कि ये जो आईसी है ये कितनी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें कितने गेट लगे हुए हैं। तो जितने गेट्स ज़्यादा या कम होंगे उस हिसाब से इनकी हम किस में इनको डिवाइड कर लेंगे, इनकी क्लासीफाई कर लेंगे इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि जो ये डिज़ाइन हुई है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टेक्निक यूज़ करके ये इसको बनाया गया है, तो उस हवाले से भी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लॉजिक गेट्स वाली तो हमें पता है, हम बाकी दो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमारे पास सबसे पहले आता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये इसके अंदर जो है वो गेट्स की तादाद 10 से कम है। यानी अगर किसी आईसी में 10 से कम गेट्स हों उसको हम SSI कैटेगरी में रखेंगे, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा आईसीज़ हों और 10,000 से कम हों, ठीक है, यानी 10 से लेकर 10,000 तक गेट्स हों, तो हम उसको MSI या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहेंगे। इसी तरह LSI आ जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ गेट्स होंगे, यानी 10,000 से हायर होंगे और थाउजेंड्स ऑफ गेट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह VLSI आ जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं कि 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गेट्स होते हैं, यानी उसमें लाखों गेट्स होंगे। वो जो LSI है उसमें हज़ारों होते हैं और VLSI में हमारे पास लाखों गेट्स मौजूद होते हैं एक आईसी के अंदर। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे हम इसको डिफरेंट 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, SSI, MSI, LSI और VLSI। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? जी सर। जी, तो नेक्स्ट और फाइनल कैटेगरी जो है वो है हमारी विद रिस्पेक्ट टू, यानी हमने इनको लॉजिक ऑपरेशन की बुनियाद पे भी क्लासीफाई कर लिया, कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे भी कर लिया। अब थर्ड जो है वो है इनकी टेक्नोलॉजी, कि किस टेक्नोलॉजी पे इनको बनाया जाता है। तो उस हवाले से भी इनकी जो है वो टाइप्स ये हैं। सबसे पहले TTL, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, जिसमें यानी ट्रांजिस्टर से मिलके सारी हम आईसी को डिज़ाइन करते हैं, उसको TTL कहते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक। और ये स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर जो है यूज़ इन्हीं का होता है। ठीक है, नॉर्मल चाहे हम स्टूडेंट लेवल पे देख लें या बिगनर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें देख लें, उनमें हम ज़्यादातर TTL ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर यही यूज़ हो रही होती है सर्किट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ECL, जिसको हम एमिटर कपल्ड लॉजिक कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें ये हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें हाई स्पीड ऑपरेशन रिक्वायर होते हैं। जो TTL है इसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, जब हमें थोड़ी सी हाई स्पीड रिक्वायर होती है तो वहाँ पे हम वो आईसी यूज़ करते हैं जो कि ECL टेक्नोलॉजी पे बनी होती है, यानी एमिटर कपल्ड लॉजिक पे डिज़ाइन किया जाता है इनको। उसके अलावा MOS जो है ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और हाई कंपोनेंट डेंसिटी, यानी जहाँ पे हमें ज़्यादा डेंसिटी चाहिए हो, यानी कम स्पेस के अंदर ज़्यादा गेट्स इंसर्ट करने हों, तो वहाँ पे हम MOS यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाली आईसीज़ को प्रेफर करते हैं। यानी हमें कॉम्पैक्टनेस चाहिए, हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसका साइज़ छोटे से छोटा हो, तो वहाँ पर हम MOS या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को प्रेफर करेंगे। इसी तरह लास्ट है बेटा CMOS, जिसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की या हाई टेक्नोलॉजी की आईसीज़ हैं जो कि लो पावर कंजप्शन के लिए यूज़ होती हैं। लो पावर कंजप्शन का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा हीट अप नहीं होती और एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकी तीनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है। और ये बहुत हाई क्वालिटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें CMOS की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। वगैरह में होती है वो कौन से होते हैं? जी, मोबाइल वगैरह में जो यूज होते हैं
बेटा मोबाइल के अंदर जो है ना डिपेंड कर लें। देखें, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड मोबाइल ले रहे हैं या हाई स्पीड मोबाइल ले रहे हैं या कॉम्पैक्ट मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, ये तो अब आपने देखना है ना कि आप कौन सा, अगर लो पावर कंजप्शन आपने कोई डिवाइस बनाना है तो उसके लिए CMOS को चूज़ करेंगे। अगर आपने हाई कंपोनेंट डेंसिटी यानी चीज़ का साइज छोटे से छोटा हो और उसकी क्वालिटी जो है वो इक्विवेलेंट हो किसी भी और दूसरे लेवल की चीज़ के, तो उस पर आप जो है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वाली को प्रेफर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाई स्पीड ऑपरेशंस हों, ठीक है, तो वहाँ पे आप ECL को प्रेफर करेंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड को देखना है तो TTL आ जाएगी लो कॉस्ट में। इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे इनकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। सर CMOS बताइएगा सर। बेटा CMOS कहते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये लो पावर कंजप्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है जो हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आप इसकी मिसाल ले लें, लेट से अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो वहाँ पे हमें लो पावर कंजप्शन चीज़ें रिक्वायर हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी प्रेफर करेंगे? वहाँ डेफिनेटली CMOS करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको CMOS को प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सर जो प्रोग्रामेबल IC आते हैं वो इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं सर? बेटा सब में आते हैं, TTL में हो सकते हैं, ECL में हो सकते हैं। MOS में डिपेंड कर रहा है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सर ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, जी सर जी, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन से ICs यूज होते हैं उनके? कौन सी होनी चाहिए आप मुझे बताएं। सर मेरे ख्याल से तो MOS होनी चाहिए, वो क्यों? सर लो पावर कंजप्शन शायद इसी वजह से है। बेटा लो पावर कंजप्शन की नहीं, सुपर कंप्यूटर में ज़रूरत तो नहीं होती, CMOS नहीं हो सकते होंगे। वहाँ पे तो हमें हाई स्पीड ऑपरेशन चाहिए। नो सर अगर आप एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं तो आप कहेंगे वो फास्ट से फास्ट हो जितना हो सकता है। अगर आप चाहते हैं वो साइज़ में भी कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, तो फिर आपकी चॉइस जो वेरी करेगी कि आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हवाले से आप इसमें से सिलेक्शन करेंगे। ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि हम ये कर लेंगे, इन चीज़ों में ये करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी एप्लीकेशन देखनी है कि एप्लीकेशन जो है वो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, उस हवाले से हम इनकी सिलेक्शन करेंगे। CMOS की स्पीड है जो ECL से ज़्यादा है कि कम है? बेटा हाई टेक्नोलॉजी है ना, जैसे देखें आप कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। ये जो इनके लिखे हुए हैं ना, ये की फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, यानी बाकी चीज़ें तो इनमें मौजूद हैं ही हैं, लेकिन इनका ये की फ़ीचर है। जैसे लो पावर कंजप्शन है, ये CMOS का की फ़ीचर है। ठीक है, जो हाई कंपोनेंट डेंसिटी है ये MOS का की फ़ीचर है। बाकी भी इसमें क्वालिटीज़ हैं, ये नहीं कि वो हाई स्पीड ऑपरेशन ही आपको देगी। समझ रहे हैं ना बात को? जो उनकी मेन प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो मेंशन हुई हुई है ना जस्ट। जी जी बिल्कुल, की फ़ीचर जो है इनके, जिससे डिफ्रेंशिएट होती हैं बाकियों से ये। ठीक है बेटा? जी सर। जी, यहाँ तक बेटा आपका कवर हो गया है। और चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। 2.4 हैं, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 और 19। ठीक है, ये आपने जो आपकी बुक आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक, वहाँ से आपने सारे सॉल्व करने हैं। और कल इंशाल्लाह हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, उसमें हम जो एंड प्रॉब्लम्स हैं ये वाली तो आपने घर से करके नहीं है, इसके अलावा जो बाकी बचेंगी वो हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। ठीक है जी सर। और Yes, जो sir. सर जो पिछले चैप्टर की स्टेरिक वाली हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा करनी बेटा है। बात देखें, इंपॉर्टेंट या नॉन इम्पॉर्टेंट की बात नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो मतलब सारी करनी है। स्टैरिक वाली इसलिए होती है कि वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। ठीक है, वो आपने घर से कर के आनी है और मैंने वो चेक करनी है। जो बाकी हैं वो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो आपको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सारे का सारा चैप्टर घर से करके आएँ, वो काफ़ी बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आप वो सॉल्व करें और हम नेक्स्ट डे जो है वो बाकी की डिस्कशन करें। ओके सर। ठीक है सर। पहले चैप्टर की भी सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी सर हल करनी है। वो भी नहीं हुए? अच्छा, उसके लिए फिर हमें कोई अलग से Yes, sir. सेशन अरेंज करना पड़ेगा। फ्राइडे को रख लें या किसी और दिन रख लें, उसमें फिर हम जो है अपनी क्लास रखेंगे और वहाँ पर हम ये जो प्रॉब्लम्स होंगे ना हमारे चैप्टर 1 के रिमेनिंग, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन?